जय हिंद साथियों, आज तारीख है 13 जनवरी 2024, दिन है शनिवार। तो स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग दिन का शुरुआत एक मोटिवेशन स्पीच से ही शुरू करेंगे, ठीक है। तो मोटिवेशन क्या है? जीवन का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, इसे खुद बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसा ही मंजिल मिलती है, ठीक है। तो अपना जिंदगी का रास्ता खुद बनाना पड़ता है, वो बना हुआ नहीं मिलता है। और जैसा आप रास्ता बनाइएगा उसी तरह का हम लोग को मंजिल मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। स्वामी विवेकानंद हम बोले हैं हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, उसी के ये शब्द हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जानिए, कल जो है आपका डीआरडीओ ने 12 जनवरी को कहां पर नई पीढ़ी का आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, ठीक है ना। तो आकाश मिसाइल का परीक्षण हुआ है कल, उसको हम लोग देख लेंगे। यूएनएससी में, यानी कहने का मतलब है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद हुआ, ठीक है, ने हाफिज अब्दुल सलाम भट्टावी को मौत की पुष्टि किया है। वो किसके आतंकी हमले के मुख्य षड्यंत्रकारी थे, ठीक है। तो अभी उसका मृत्यु हो गया है और यूएनएससी जो है इसका पुष्टि किया है। तो हम लोग के इंडिया में जो कौन सा आतंकी हमला है उससे संबंधित दे रहा है। विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रिपोर्ट जो हाल ही में जारी किया गया है, ये किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? थोड़ा सा गंभीर चिंता वाला रिपोर्ट है, ठीक है ना। तो जान लेंगे कौन संस्था इसको जारी करता है। उसके अलावा चर्चा में रहा कौन है? हुदायदा बंदरगाह, ठीक है ना, बहुत चर्चा में बना हुआ है, ठीक है ना। बंदरगाह किस सागर के तट पर स्थित है? ये हुदायदा बंदरगाह को देख लेंगे कि ये है कहां पे, ठीक है ना। चलिए गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नाम, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन अलायंस मूवमेंट कहते हैं, का 19वां शिखर सम्मेलन 15 से 20 जनवरी तक कहां आयोजित किया जाएगा, ठीक है। आयोजित होने वाला है और अच्छा खासा समय बाद ये आपका आयोजित हो रहा है, इसी वजह से हम लोग के लिए इंपोर्टेंट है। किस राज्य सरकार ने भारत की पहली ऐप आधारित 100% इलेक्ट्रिक और विकेंद्रीकृत बाइक टैक्सी सेवा यानी वायु का शुरुआत किया है, ठीक है। ये बिल्कुल भी देखेंगे, पर्यावरण से संबंधित चीज है तो हम लोग को देखना जरूरी है। किस देश ने कमल के आकार का सैटेलाइट आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है, ठीक है। ये 9 जनवरी को लॉन्च किया गया था, हम थोड़ा लेट हो गए हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्था का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ठीक है, कल ही किया गया है। हम लोग के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया है, ठीक है। 3 संस्था का उद्घाटन किया गया है, तो हम लोग इसको बिल्कुल भी हम लोग देख लेंगे। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। समझ गए कि हम लोग आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो धैर्य बनाइए और आराम से चीजों को समझिए, और हम लोग समझते हुए सारी चीज को, क्योंकि हम लोग क्या है, कंसेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर है कि नहीं है। अगर कंसेप्ट ठीक रहेगा तो वो आपका स्टैटिक जीके हो या फिर कोई सिलेबस से हो या फिर करंट हो, सारे करंट क्या है, रखने वाला चीज नहीं है। चीजों को समझ के पढ़िएगा, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, है ना। चलिए क्या है ना, डीआरडीओ ने 12 जनवरी को कहां पर नई पीढ़ी के आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, ठीक है। तो हम लोग का नई पीढ़ी की बात हो रहा है, तो ये बात समझिए, क्योंकि आकाश तो आज का नहीं है। आकाश क्या है? आकाश एक मिसाइल है, डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया। ये क्या करता है भाई? सतह से हवा मार करने वाला मिसाइल है। ये याद रखिएगा, क्या कहिएगा? सतह से हवा मार करता है, ठीक है, सतह से हवा मार करता है। एक प्रोग्राम आया था, आप लोग को पता होना चाहिए, इंटीग्रेटेड गाइडेड, ठीक है, मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था जी, IGMDP, ठीक है। और ये कब आया था? 1983 में आया था। और इसी प्रोग्राम के तहत कुछ मिसाइल का आपको जो है क्या किया गया था? विकसित करना था, ठीक है। जिसमें से 5 आता है मुख्यतः, ठीक है। क्या? अग्नि है, पृथ्वी है, आकाश है, त्रिशूल है और नाग है। याद रखिएगा ये बिल्कुल भी। और ये हम लोग के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के निर्देश मतलब देख रेख में ये सारा चीज आया था। तो ये बिल्कुल भी ये प्रोग्राम याद रखिएगा। इसी के तहत आकाश बनाया गया था। तो वो पुराना पीढ़ी हो गया है और ये क्या है? नया पीढ़ी है। नया पीढ़ी से मतलब ये हुआ कि आज के डेट में ये जो मिसाइल है, आकाश है, ये क्या है ना कि एक ही समय पे बस ये समझिएगा कि बहुत स्पीड से आता हुआ विमान को कोई भी हो, मान लीजिए अपना कोई भी निशाना सटीकता पे आ रहा है और बहुत स्पीड से आ रहा है और एक ही समय में कई लक्ष्य को भेदना, यही है नया पीढ़ी, ठीक है। पहले क्या है ना, एक ही समय में एक ही लक्ष्य को भेदता था। अब क्या है ना, इस नया पीढ़ी में आपका एक ही समय में कई लक्ष्य को भेद देंगे, ठीक है ना। तो यही है हम लोग का नया पीढ़ी, जिसी का परीक्षण कल आपका हुआ है। ये करता कौन है? तो डीआरडीओ करता है, ठीक है। अभी सब बताते हैं आपको। ये हुआ कहाँ है भाई? तो ये चांदीपुर में हुआ। ये चांदीपुर कहाँ है? उड़ीसा के पास है, ठीक है। बिल्कुल भी जानिएगा, उड़ीसा के पास ये आपका एक तरह से वहां पे पैड बना हुआ है, वहीं से लॉन्च किया जाता है, ठीक है। क्या लॉन्च किया गया है? आकाश मिसाइल है। कैसा कहिएगा? शॉर्ट रेंज का मिसाइल है, सतह से हवा मार करने वाला मिसाइल है और ये नई पीढ़ी का है। नई पीढ़ी का मिसाइल का मतलब क्या होगा कि एक ही समय में कई लक्ष्यों को भेदने में सक्षम होता है, ठीक है ना। अभी आप लोग को पता होना चाहिए, अभी फिर बताए थे कि सूर्यलंका जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वहां से भी आपका आकाश का परीक्षण किया गया था कि नहीं? भारतीय ये आपका वायुसेना के द्वारा, तो ये डीआरडीओ के द्वारा परीक्षण किया गया है। तो डीआरडीओ को थोड़ा जान लेते हैं। तो डीआरडीओ का
जो अध्यक्ष है अभी कौन है, समीर वी कामत है, तो इसका नाम याद रखिएगा, समीर वी कामत जी का, ठीक है ना। और इसका स्थापना 1958 में हुआ था, ठीक है ना। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है, ठीक है। समझ गए बात को। तो चलिए अब थोड़ा सा जान लेंगे हम लोग। देखिए जितने भी उपग्रह होगा ना, तो ये आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किया जाता है। जैसे अभी हम लोग किए ना, कितना सब किए, चंद्रयान 3 किए थे, उसके बाद फिर आदित्य L1 किए थे, फिर अभी आपका एक्सपोसेट किए हैं, ठीक है। जितना भी करते हैं ये सारा हम लोग कहाँ, श्रीहरिकोटा से करेंगे। और जितना भी मिसाइल वैसाइल का परीक्षण करते हैं तो व्हीलर द्वीप यानी एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप करेंगे या फिर चांदीपुर से करेंगे, ये बात समझ गए। और जितने भी सैटेलाइट बनेगा तो बेंगलोर में जो है आपका क्या है, आर आर रमन इंस्टीट्यूट है ना, तो बेंगलोर में वहां पे आपका वो सारा बनता है, ठीक है। और जितने भी यान है, जैसे बड़े बड़े यान को ले जाता है, जैसे किसको लेके गए थे, पेलोड लेके गए, चंद्रयान 3 को लेके गए, आदित्य बल लेके गए, तो वो सारा जो बनता है आपका रॉकेट जो बनता है, वो रॉकेट बनता है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, जो आपका कहाँ पे है, केरल में है, तिरुवनंतपुरम में है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा समझिएगा तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। जो भी मिसाइल विसाइल का जब भी परीक्षण होगा, चांदीपुर या फिर आपका क्या कहिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से, श्रीहरिकोटा से जितने भी आप सैटेलाइट जाता है, ठीक है, सैटेलाइट भेजेंगे जहां आंध्र प्रदेश में पड़ता है, श्री मतलब सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। बेंगलोर में आपका ये आपका मतलब ये भी बनता है, ठीक है, रमन इंस्टीट्यूट है वहां पे, ठीक है। यहाँ पे भी सैटेलाइट से ही संबंधित चीजें बनाया जाता है। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र रॉकेट जो प्रक्षेपण करता है उसी को बनाने का काम आपका यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको समझते चलना है। तो चलिए आइए, नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल प्रणाली का आधुनिक तरीके से तैयार की गई है। ये एक समय पे कई टारगेट को भेजने में सक्षम है। जो तेज गति से हमला करता है, ये सतह से हवा मार करने वाला मिसाइल है, ये बिल्कुल भी जान जाइएगा। कल ही हुआ है ये, तो हम लोग के लिए थोड़ा सा इंपोर्टेंट है। तो आपको हम चांदीपुर दिखा देते हैं, ये है कहाँ पे, देखिए ये आपका है ITR चांदीपुर है, ठीक है, एकीकृत है, ये इंटीग्रेटेड है, यहाँ से आपका छोड़ा जाता है। और ये है आपका अब्दुल कलाम द्वीप, जिस है, ठीक। तो बिल्कुल भी ये दोनों स्थिति पता होना चाहिए। ये उत्कल तट में पड़ता है, यानी ये उड़ीसा वाला क्षेत्र में, ठीक है। ये बिल्कुल भी जानिएगा, ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है। ये सब चीज समझते चलिएगा तो फिर आपको चीजों को समझ में दिक्कत नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ता है। देखिए अभी वो सब हम जो है ना, अभी जितना भी सैटेलाइट लॉन्च किया गया उसके बारे में हम आपको रिवीजन नहीं कराएंगे, रिवीजन कराएंगे फिर समय लग जाता है। चलिए, यूएनएससी ने हाफिज अब्दुल सलाम भट्टावी को मौत की पुष्टि किया है, ठीक है। यूएनएससी ने, यानी कहने का मतलब ये हुआ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसको दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है, ठीक है ना। जिसमें से आपका क्या होता है, 5 अस्थायी सदस्य है और कितना है, 10 अस्थायी सदस्य है ना। तो वही यूएनएससी ने क्या किया है, हाफिज अब्दुल सलाम भट्टावी की मौत की पुष्टि किया है। वो किस आतंकी हमले के मुख्य षड्यंत्रकारी थे। देखिए इसको कोई बंदूक गोली से नहीं मारा गया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। लश्कर ए तैयबा हम लोग देखते हैं ना, जो आतंकी संगठन है, और भारत को सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान किया है, अपने देश को सबसे ज्यादा परेशान किया है, तो ये लश्कर ए तैयबा ही किया है। तो इसी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। और मुंबई जो आतंकी हमला हुआ था 26/11, यानी कितना कहिएगा, 26/11 कहने का मतलब ये हुआ 26/11 यानी 11 नवंबर 26 तारीख को, ठीक है। ये हुआ था आपका 2008 में। तो इसी में जो है ना, ये मुख्य षड्यंत्रकारी था और इसका मौत हो गया है, ठीक है। और कैसे हुआ, हार्ट अटैक से हुआ है, ठीक है। हार्ट अटैक से होने के कारण यूएनएससी ने बोला है कि उसका मौत हो गया है। क्योंकि देखिए भारत क्या है ना, जितने भी मुंबई आतंकी हमले के जो भी षड्यंत्रकारी था, सबको भारत अपने यहाँ पे मंगा रहा है। आपको बताते अभी हाफिज सईद को मांग रहा है, हाफिज सईद भी इसी में से एक था, ठीक है, जो मुंबई आतंकी हमले से संबंधित था, ठीक है। तो पुष्टि किया है, तो थोड़ा सा ये चर्चा में बन गया है, ठीक है। आपका न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा, ये आपका निकल के आया, हाफिज सईद की मृत्यु हो गया। कौन है, तो याद रखिएगा, हाफिज अब्दुल्ला सलाम भट्टावी मुंबई आतंकी हमले से संबंधित था। मुंबई आतंकी हमला कब हुआ था, क्या कहिएगा, 26/11/2008 में हुआ था, ठीक है। अब्दुल सलाम भट्टावी लश्कर ए तैयबा के संस्थापक सदस्य रहे हैं, ठीक है, और मुंबई आतंकी हमले से संबंधित भी रहे हैं। तो यूएनएससी को जान जाइएगा, यूएनओ के जितने भी जो अंग है, उन अंगों में से एक अंग है जिसको हम लोग दुनिया का सुरक्षा मैन या फिर पुलिसमैन कहा जाता है, यूएनएससी को, ठीक है। चलते हैं आगे, समझते चलिए, सारा चीज आपको हम बताते चलते हैं। विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रिपोर्ट क्या कहता है, विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रिपोर्ट जो हाल ही में जारी किया गया है, ये किस संस्था द्वारा जारी किया गया, ठीक है। तो ये आपका रिपोर्ट आता है विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रिपोर्ट, ठीक है, बिल्कुल भी याद रखिएगा। अभी 2024 का संस्करण जारी किया गया है, ठीक है। और ये जारी करता है ILO, ठीक है, ILO, ठीक है। ये ILO क्या है भैया, तो ये ILO एक संस्था है जिसका स्थापना 1919 को हुआ था, क्या कहिएगा, 1919 को हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है, जनेवा में है, क्या कहिएगा, जनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और इसके अध्यक्ष कौन है भैया, तो हांगबो है, ठीक है, होंगबो, ठीक है। होंगबो को तो याद, ये टोगो देश के है, ठीक है। इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। 2022 में ये अपना इसका चुनाव किया गया था, 5 साल का रहता है, ठीक है। ये तो इसमें क्या करता है ना कि विश्व में
जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी का स्तर क्या है, क्योंकि देखिए ये इकोनॉमी मतलब ये देशों का ना, विकसित देश हो या विकासशील देश हो, कैसा अर्थव्यवस्था है। देखिए अभी है ना, मुद्रास्फीति का कितना हालत बुरा है, मुद्रास्फीति बढ़ता जा रहा है, विश्व का जो है ग्रोथ जो रेट है वो कम होता जा रहा है। तो इसी को देखते हुए कहा गया है कि जो बेरोजगारी दर है आने वाले समय में, पहले 2023 की रिपोर्ट में 5.1% था, अभी बढ़ के कितना हो गया है, 5.2% आ गया। ठीक है, जब 5.2% आ गया तो ये आपका चर्चा में आ गया है बात कि आप देखिए बेरोजगारी जैसे जैसे मतलब आगे समय आता है तो क्या होना चाहिए, अर्थव्यवस्था मजबूत होना चाहिए, मगर अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो रहा है, लोग का इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, विकास दर घट रहा है कि नहीं है। जो भी विकासशील देश है उसका मतलब विकासशील देश का हालत मतलब इतना अच्छा नहीं है। ठीक है ना, तो कहने का, और जो विकसित देश है तो विकसित देश में क्या है ना, बेरोजगारी की दर बढ़ता चला जा रहा है कि नहीं। तो ये सारे चीज को देखते हुए आपका आईएलओ अपना रिपोर्ट निकालता है। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, तो अभी निकाला है रिपोर्ट 2024 का, तो ये आपका आईएलओ हो जाएगा, इसको मार दीजिएगा। और अभी आपको जो बोले हैं तो ये बिल्कुल भी याद रखिएगा, इसने क्या बोला है ना कि 2 मिलियन, क्या कहिएगा, 2 मिलियन लोग बेरोजगार होने वाला है 2024 में। ठीक है, 2024 में कितना लोग बेरोजगार होने वाला है, 2 मिलियन, 5 क्या लिखे, 2 मिलियन लोग बेरोजगार होने वाला है। तो बिल्कुल भी हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए एक आउटलुक रिपोर्ट होता है जो आईएमएफ जारी करता है, क्या कौन जारी करता है, आईएमएफ। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन 3-4 को घुमा के पूछ देगा। सबसे पहले ये कहेगा कि ये जो है रोजगार सामाजिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, इस बार बेरोजगारी दर कितना रखा गया है, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, इस तरह से पूछ देगा। इसी वजह से मैं सारे चीज को आपको बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, हाल ही में आईएलओ की वर्ल्ड क्या किया है, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट 2024 से जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगार लोगों की संख्या बढ़कर कितना हो जाएगी भैया, 2 मिलियन हो जाएगी। ठीक है, और बेरोजगारी दर 2023 में 5.1% था, जो बढ़कर 2024 में कितना हो जाएगा, 5.2% हो जाएगा। तो बिल्कुल भी इसको याद रखना है। ठीक है, इसका स्थापना देखिए ये यूएन बॉडी है, या क्या कहिएगा, यूएन बॉडी है। ठीक है, याद रखना है ये बात। 1946 में जो है यूएन में इसको शामिल कर लिया गया, और आपको आगे बताता है इसको नोबेल पुरस्कार भी मिला 1969 में। ठीक है, तो आईएलओ को याद रखिएगा, इसको हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, जो भी मानव अधिकार होता है, ठीक है, इक्वलिटी होता है, ये सारे चीज ये आपका आईएलओ का काम है। ठीक है, तो होंगो को याद रखिएगा, ये होंगो है, टोगो देश के, टोगो देश जानते हैं ना, टोगो। ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री रहे उसी के ये चलता है। वर्ल्ड बैंक के तो बारे में जानते ही हैं। ठीक है, अजय बंगा इसके अध्यक्ष है। ठीक है, आईएमएफ का क्रिस्टिना जॉर्जिया है जो आईएमएफ के बारे में बोल रहे हैं, आउटलुक रिपोर्ट निकालता है। देखिए इस आउटलुक से ना थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, इसी वजह से बिल्कुल भी याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अभी। देखिए अभी ना उसको आपको हम बताए नहीं, एगो संथिल सी है। ठीक है, उसको जो है ना अभी डब्ल्यूएचओ का जो है अपना भारतीय अस्थायी राजदूत चुना गया। ठीक है, तो उसको भी थोड़ा नाम तो याद रखिएगा। ठीक है ना, पूछ लेगा, हम क्वेश्चन नहीं बनाए हैं, कोई इंपोर्टेंट क्वेश्चन था नहीं, इसी वजह से हम बनाए नहीं है। चलिए अब क्या है, हाँ सही है, चर्चा में रहा हुदैदा, क्या कह रहा है, चर्चा में रहा हुदैदा बंदरगाह किस सागर के तट पर स्थित है। ठीक है, देखिए हुदैदा बंदरगाह क्या है, आपको ले चलते हैं थोड़ा सा हम जगह में, फिर आपको हम बताते हैं कि आखिर में ये क्वेश्चन दिए क्यों है, हुदैदा बंदरगाह क्या जरूरी है। ये है आपका, देखिए हुदैदा बंदरगाह के बारे में क्या बता रहे हैं। अभी आप लोग को पता है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 7 अक्टूबर से पिछले साल यानी 2023 से 7 अक्टूबर को हमला हुआ था हमास के द्वारा इजराइल पे, और तब से लेकर अब तक युद्ध चल रहा है। तो इस युद्ध का प्रभाव पूरे इस वाले क्षेत्र में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसी की कौन, हमास, जो हमास बोले हैं, जो सक्रिय मतलब आपका जो है चरमपंथी समूह है, जो फिलिस्तीन में गाजा वाला जगह में अपना शासन करता है। ठीक है, तो हमास के समर्थन में कुछ लोग उतरे हैं, उन लोगों में से एक लोग हैं हूती, क्या कहते हैं, हूती है। ठीक है, ये हूती लोग कहाँ रहते हैं, यहाँ पे यमन में रहते हैं। तो थोड़ा सा हूती के बारे में आपको बता देते हैं, फिर ये सारा कहानी आपको आराम से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हूती लोग कौन है, तो हूती लोग यहाँ पे यमन में रहते हैं। ये आया कहाँ से, तो ये आया ऐसे, देखिए ये सऊदी अरब है और ये यमन है। ठीक है, तो ये सऊदी अरब यमन का पड़ोसी देश है कि नहीं है। तो पहले जो यहाँ पे ये जो हूती लोग का आगमन हुआ, ठीक है, इस विश्व में, ठीक है, इस धरती में जो आगमन हुआ वो कैसे हुआ, वो शासन प्रशासन को लेकर हुआ, सत्ता को लेकर के हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ना सऊदी अरब समर्थित सरकार चलता था यमन में। तो 1990 के दशक में ये आपका हूती संगठन का स्थापना होता है। ठीक है, बात समझ जाइएगा। और क्यों हुआ, सत्ता के खिलाफ, कि देखिए जो हूती लोग हैं ये लोग शिया समुदाय से है। ठीक है, और ये सऊदी अरब वाला एरिया है जो ये सब देख रहे हैं, सिर्फ यमन को छोड़ के, और इधर ईरान तो छोड़ ही दीजिए, तो इधर सुन्नी है और इधर हूती सब शिया है। तो शिया और सुन्नी वाला मैटर हो गया। तो हूती लोग सुन्नी शिया होने के कारण लोग सोचा कि हम लोग को शासन प्रशासन में हक हिस्सा होना चाहिए, नहीं होने के कारण ये लोग क्या हो गया, एक विद्रोही समूह के रूप में उभर के आया। ये शुरुआत कब हुआ, 1990 में, और 2014 में ये लोग अपना संघर्ष करते 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 क्या किया, ये जो यमन का राजधानी सना है यहाँ पे अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, और इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, तो ईरान कर रहा है। ईरान क्यों कर रहा है, कि ईरान भी शिया
बहुल राष्ट्र है और ये लोग भी शिया है, ठीक है। और यहाँ पे सऊदी अरब लोग इधर सब सुन्नी है और सुन्नी शिया का बनता है नहीं, मेन मैटर ये है। तो 2014 में ये लोग पावर में आया, यानी यमन का राजधानी सना को जीत लिया और धीरे 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 पावरफुल होते गया। अभी कहा जाता है हुती लोग के पास लगभग 2 लाख के करीब करीब लोग के पास भाई सेना है, ये जान लीजिए। इसके पास जो है ना क्रूज मिसाइल है, सारा कुछ है, ठीक है, कुछ है नहीं मगर इसके पास 2 लाख का सेना तो अच्छे अच्छे देश के पास नहीं होता, समझ रहे। यहाँ से मिसाइल दागता है और ये इजराइल लगभग अब 2200-2400 किलोमीटर दूर है, इजराइल 2200 किलोमीटर दूर मान के चलिए, यहाँ से आपका मिसाइल दागता है और यहाँ पे जाके आपका इजराइल पे आके गिरता है। तो आप समझ जाइए कि ये कितना सुपर पावर लोग है, कौन, हौती लोग है, ठीक है। तो ये क्या किया है, इन हौतियों के द्वारा जो इजराइल के सपोर्ट में काम, सॉरी ये फिलिस्तीन के सपोर्ट में जो काम कर रहा है हौती लोग जो यमन में बैठे हुए हैं, तो इन लोग क्या किए हैं कि जिधर से इधर से ये आपका रेड सी है, रेड सी से जितना भी आपका मालवाहक जहाज आता है, पहले तो बोला कि जो इजराइल का जहाज होगा उसी पे अटैक करेंगे, मगर अभी देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे जहाज है जो इजराइल का नहीं भी है तो उसको भी लूटपाट कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई, इसका एक ही उद्देश्य है कि आप लोग जो है यहाँ पे जो गजा में जो इजराइल फिलिस्तीन के बीच जो लड़ाई चल रहा है, इसका मांग है कि उसको बंद कराइए, क्योंकि यहाँ पे नरसंहार हो रहा है, लोग का बहुत ज्यादा मृत्यु हो रहा है, लोग बहुत ज्यादा परेशान है। इसी को लेकर के ये लोग लूटपाट कर रहा था पिछले कई मतलब 1 महीने से मान के चलिए, 15 दिन से लेके, ठीक है। तो अभी क्या हो गया है, इस लूटपाट को देखते हुए अब यहाँ पे बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। संकट खड़ा होने का कारण क्या है कि इधर से कोई भी जहाज आता है तो डायरेक्ट इधर आ जाता है। अब यहाँ पे लूटपाट हो गया तो पूरा घूम के जाना पड़ेगा। आप लोग को पता होना चाहिए, ये अफ्रीका महादेश से ऐसे गुड हॉप मतलब केप ऑफ गुड हॉप होके जाएगा तो तेल की बर्बादी होगी, जो कच्चा माल लेके जाएगा समय बहुत ज्यादा लगेगा तो वो भी सड़ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो इसी को लेकर के पूरा जो व्यापार है वो संकट आ गया। पूरे विश्व का 12% व्यापार होता है इधर से, कितना प्रतिशत कहिएगा, 12%, ठीक है। पूरे विश्व का 12% व्यापार रेड सी से होता है। तो रेड सी में लूटपाट की वजह से यहाँ पे हो रहा था गड़बड़। तो अमेरिका और ब्रिटेन के द्वारा आपका जो है कल ही का न्यूज है, यहाँ पे क्या कर दिया है, जंग छिड़ गया है इन लोग के बीच, यानी इजराइल और फिलिस्तीन का जंग, लड़ाई कितना विकराल रूप ले रहा है आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या किया है ना कि अटैक कर दिया, उसका ड्रोन के द्वारा, वायुसेना के द्वारा, जहाज के द्वारा हो गया अटैक। और यहीं पे आपके लाल सागर के तट पे यहाँ पे एक बंदरगाह है, हुदैदा बंदरगाह, और ये बंदरगाह किसके कब्जा में था, तो ये बंदरगाह था हूतियों के कब्जा में, बिल्कुल भी याद रखेगा, हूतियों के कब्जा में था। और ये रेड सागर में ये बंदरगाह था और यही बंदरगाह में अटैक कर दिया, यानी हमला कर दिया, किसके द्वारा, ब्रिटेन और अमेरिका के द्वारा, ठीक है। आपको इससे पहले भी पता था, ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी आपका 10 देश मिलकर के मतलब आपका लॉन्च किया गया था, यही सब चीज को सुरक्षा करने के लिए। तो उसी के तहत कहिए या फिर अभी तो फिलहाल अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर के ये सारा चीज का भारत को भी कहा है कि आप आके सपोर्ट कीजिए। तो हूतियों को अभी हूती सब क्या बोल रहा है कि हम लोग छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, हल्के में नहीं लीजिए, हम लोग ईरान सपोर्ट में है, यानी इन लोग का एक अलग ही अपना है, ठीक है। तो ये सारे चीज को देखते हुए ये वाला एरिया हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कुछ इस एरिया को देख लीजिए, ये क्या है, हम लोग का रेड सागर है, नहीं सब यहाँ से लीजिए पहले, यमन, यमन के उत्तर में इधर कहिएगा तो ये क्या है कहिएगा, सऊदी अरब है, इधर क्या कहिएगा, ओमान है, ठीक है। और ये आपका अदन की खाड़ी है, ये हम लोग का अरब सागर है, तो अरब सागर से आइएगा, अरब सागर, अदन की खाड़ी, यहाँ पे बाबुल मंदिर आपका क्या कहिएगा, जल मतलब अब आपका क्या स्ट्रेट है, ठीक है। उसके बाद इधर आइएगा तो ये आपका लाल सागर है, और यहाँ पे एक छोटी सी देश मिलेगा आपको, जिबूती है, फिर आपका इरिट्रिया है, फिर इधर आइएगा तो सूडान है, फिर आपका मिस्र हो जाएगा। तो लाल सागर से सटा देश का नाम तो बिल्कुल भी याद रखिएगा, कब आपको पूछ लेगा आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एकदम ये रेड जोन बना हुआ है, ठीक है। तुर्की के राष्ट्रपति है रजब तैयब एर्दोगान जी, अभी बोला कि लाल सागर को खून सागर बना दिए, ठीक है, कल ही का न्यूज बता रहे हैं आपको। तो ये बिल्कुल भी याद रखना है, कौन कौन लाल सागर से सटेगा तो क्या कहिएगा, यमन, सऊदी अरब, इधर से ले लीजिएगा, फिर इधर से आइए, इधर से आइएगा तो क्या कहिएगा, मिस्र कहिएगा, फिर आपका सूडान कहिएगा, इरिट्रिया कहिएगा, फिर आपका क्या कहिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा निकलता है जिबूती, ठीक है। इधर से आइएगा तो ये आपका सुएज की खाड़ी है, क्या कहिएगा, सुएज की खाड़ी है, ये अकाबा की खाड़ी है, और ये सिनाई पेनिनसुला है। तो ये बिल्कुल भी याद रखना है, बिल्कुल भी याद रखिएगा, ठीक है। इधर जॉर्डन है और यहाँ पे आपका इजराइल है, ठीक है। तो सिनाई पेनिनसुला, ठीक है, सुएज की खाड़ी, ये आपका क्या कहिए, अकाबा की खाड़ी, फिर यहाँ पे आपका सुएज नहर है, 193 किलोमीटर लंबा है, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, ठीक है। ये बात एकदम बिल्कुल भी ये वाला स्थिति आपका क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे कल हुआ है हमला को लेकर के आ गया है बात पंगे में, ठीक है ना। जब बात पंगा में आ गया तो हम लोग को जानना जरूरी है, कब यहाँ पे कौन घटना घट जाएगा कोई नहीं जा सकता। अभी आपको हम बताए थे कि यहाँ पे सोमालिया में भी, सोमालिया का जो लुटेरा था वो कुछ एक जहाज को जिसमें हम लोग का 13 भारतीय लोग थे उसको भी किडनैप कर लिया था, तो बचा लिए थे हम लोग, है ना। तो ये वाला एरिया को बिल्कुल भी एकदम जानते चलना है। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है, ठीक है। सोमालिया है आपका, जिबूती, इरिट्रिया और इथियोपिया आता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, ठीक है। इसको वो क्या बोलते हैं, अदन की खाड़ी कहता है। यहीं पे अगर आपको कहेगा क्या, बाबुल मंदिर किसको किसको जोड़ता था, क्या कहिएगा, अदन की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ता है, ठीक है। ये क्या है, स्ट्रेट है, ठीक है, जल संधि है, ठीक है ना। चलते हैं
इन सब चीजों को समझते चलिए, आपका हर एक चीज क्लियर होता चला जाएगा। देखिए सूडान दो है, एगो उत्तरी सूडान एगो दक्षिणी सूडान, तो ये जो है ना उत्तरी सूडान लगता है लाल सागर से, दक्षिणी सूडान नहीं मानना है, तो सब गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं, बहुत बार पूछ लेता है तो आदमी को लगता है कि सूडान जो है जल से सीमा साझा नहीं करता है, तो सीमा साझा करता है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, आपका हुदैदा बंदरगाह पे हमला कर दिया है कल अमेरिका और ब्रिटेन के द्वारा, ठीक है। ये किसके कब्जे में है, हूथी के कब्जे में। हूथी का क्या मांग है कि वहां पे आप लोग युद्ध रोकिए, ठीक है। और ये कौन सा सागर हो जाएगा, लाल सागर हो जाएगा, ठीक है। भूमध्य सागर को लाल सागर से सुएज नहर जोड़ता है, ठीक है। काला सागर कहाँ है, तो काला सागर तुर्की के साथ, चलिए उधर नहीं जाएंगे। मृत सागर आपका जॉर्डन में है, जिसको डेड सी कहते हैं, सबसे लवणीय सागर आता है मृत सागर, ठीक है। और ये सागर नहीं है, ये क्या कहिएगा, ये झील है, क्या कहिएगा, झील कहिएगा, ठीक है, सागर नहीं कहिएगा, ठीक है। बहुत बार हम लोग दो चीज में कैस्पियन सागर और मृत सागर में फंसाते हैं। तो कैस्पियन सागर क्या है, झील है, सागर नहीं है। उसी तरह से मृत सागर क्या है, झील है, सागर नहीं है। इसी यहीं पे आके आपका होता है, जॉर्डन नदी आके गिरता है मृत सागर में, ठीक है। चलते हैं आगे, समझ गया मेरे हिसाब से सारा कहानी, एकदम बिल्कुल भी समझते चलिएगा। अब आइए, गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम यानी नॉन अलायंस मूवमेंट का 19वां शिखर सम्मेलन 15 से 20 जनवरी तक कहाँ आयोजित किया जाएगा। देखिए आपको ये आया कहां से, पहले इसको समझ, थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि को समझ लीजिए, ठीक है। चलिए इसकी पृष्ठभूमि को समझाते हैं। मान लीजिए ये मेरा पूरा विश्व है, ठीक है। कुछ सेकंड वर्ल्ड वार जानते हैं कि 1945 में समाप्त हो गया, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वार तो नहीं बताएंगे अभी, लंबा जाता है। 1945 में सेकंड वर्ल्ड वार, जब सेकंड वर्ल्ड वार खत्म हो गया ना, तो दुनिया दो धुरी में बट गया। दो धुरी का कहने का मतलब है दो तरफ से बट गया। एक तरफ क्या हो गए, पूंजीवादी लोग, कौन लोग, पूंजीवादी लोग, ठीक है। और एक तरफ कौन हो, कम्युनिस्ट लोग, यानी जिसको साम्यवादी लोग कहते हैं। क्या कहिएगा, साम्यवादी लोग, ठीक है। तो साम्यवादी लोग का जो प्रतिनिधित्व कर रहा था वो कौन था, यूएसएसआर था, ठीक है। क्या कहिएगा, यूएसएसआर, यानी जिसको रूस ही समझते चलिए, ठीक है, यूएसएसआर था। और इधर का कमान कौन संभाल रहा था, तो क्या कहिएगा, अमेरिका, ठीक है, अमेरिका। तो अब इस परिस्थिति में जब इधर पूंजीवादी हो गया, ये साम्यवादी हो गया, और 1945 का समय है, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वार होने के खत्म होने के बाद आपका क्या कहिएगा, शीत युद्ध शुरू होता है। यही शीत युद्ध है। शीत युद्ध कहने का मतलब यही कहिएगा कि सेकंड वर्ल्ड वार के बाद पूरा दुनिया दो धुरी में बट गया, एगो पूंजीवादी एगो साम्यवादी। पूंजीवादी जो कैपिटल लोग है, जो क्या खाता है, प्राइवेटाइजेशन पर विश्वास रखता है, जो क्या करता है कि भाई पूंजीवादी बनो, सब कुछ प्राइवेट है, ठीक है, आओ मार्केट मार्केट। और ये क्या करता है कि सब क्या है, सब एक नियंत्रण में होना चाहिए, गरीब का शासन होना चाहिए, सब कुछ गरीब के पास होना चाहिए, है ना। तो ये बात बिल्कुल भी, और ये कहता है सब कुछ अमीर के पास होना चाहिए, ठीक है। बस इतना मोटा मोटी फर्क। तो आपका क्या चल रहा था, शीत युद्ध प्रारंभ हुआ। शीत युद्ध प्रारंभ होने के बाद उस टाइम आपका एशिया महादेश, अफ्रीका महादेश और उत्तरी मतलब दक्षिणी अमेरिका महादेश, ये महादेश में ना बहुत सारे देश गुलाम था, ठीक है। बहुत सारा देश ब्रिटेन का या और कोई देश का या पूरे यूरोप का कॉलोनी था, ये लोग आजाद हो रहा था, ठीक है। तो लोग कहाँ जाए भाई, इधर जाए कि इधर जाए, बहुत बड़ा समस्या खड़ा हो गया। तो ये लोग सारे देश मिलकर के ना एक एलायंस का निर्माण किया, जिसको हम लोग क्या कहता है, गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं। और इसके मुख्य जो संस्थापक थे, ठीक है, ये तीन आदमी थे। एगो टीटो थे, ठीक है, जो कहा के यूगोस्लाविया के थे, ठीक है, टीटो जी को याद रखिएगा। एगो आपका मिस्र के थे, ठीक है, आपका वो नासिर जी थे, ठीक है, तो बिल्कुल भी उसको भी याद रखिएगा। और हम लोग के एक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी अब्दुल नासिर था, ठीक है, मिस्र के, और टीटो था आपका यूगोस्लाविया के, और जवाहरलाल नेहरू था अपने भारत के। इन लोग के सहायता से जो है ये एलायंस का गठन हुआ था कि भाई ना हम लोग पूंजीवादी वाले में है, ना हम लोग साम्यवादी वाले में है। अभी हम लोग आजाद हुए, हम लोग किसी के तरफ से नहीं है, हम लोग एक अपना है। और मिला जुला के विकासशील देश ही समझते चलिए कि हम लोग का एक अपना होगा, ठीक है। और उसमें से जो है 25 उस टाइम जो है सदस्य था इसमें, कितना देश था, 25 सदस्य। और अभी कितना देश है, तो 120 सदस्य है, ठीक है। और इसका कोई भी अस्थायी सचिवालय बिल्कुल भी नहीं है। तो 1955 में ना एक आपका सम्मेलन हुआ इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के उस टाइम राष्ट्रपति थे सुकर्नो, ठीक है, सुकर्नो को याद रखिएगा। गणतंत्र दिवस के पहले समारोह में आने वाले सुकर्नो ही थे इंडोनेशिया के, क्योंकि इंडोनेशिया हमेशा जो है ना हम लोग का दोस्त रहा है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो इंडोनेशिया में 1955 में बाटुंगा एक जगह है, ठीक है, बाटुंग एक जगह है, देखिए ये बाटुंग, ठीक है। इस बाटुंग में आपका सम्मेलन हुआ। उसी सम्मेलन में सर्वसम्मति से आपको नाम को क्या कर दिया गया, इसकी सर्वसम्मति से इसको व्यक्त किया गया कि नहीं, नाम होना चाहिए। और इसका पहला सम्मेलन 1961 में आपका बेलग्रेड में होता है, याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए खास करके, ठीक है ना, क्योंकि जो भी इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ता है तो ये चीज जानना जरूरी है कि ये कंसेप्चुअल बात की है क्या आखिर में। 1961 में पहला बेलग्रेड में हुआ था, और यूगोस्लाविया मतलब यूगोस्लाविया में आपका बेलग्रेड पड़ता है, पहला सम्मेलन वही हुआ। और वही सम्मेलन का आपका 19वां सम्मेलन होने वाला है। 18वां सम्मेलन आपका अजरबैजान के बाकू में होने वाला था, वो आपका कोविड का समय था, तो फिर वर्चुअली हुआ था, ठीक है। और इस बार के सम्मेलन में हम लोग के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है आपका युगांडा। युगांडा का राजधानी कहाँ है, कंपाला है, ठीक है। तो नासिर जी को याद रखिएगा, टीटू जी को याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू को। इन लोग के सहयोग से बटुंगा सम्मेलन में 1955 में ये
मतलब नाम को स्वीकार किया गया और पहली बार 1961 में इसका क्या हुआ था, मतलब सम्मेलन हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, बेलग्रेड कहाँ, यूगोस्लाविया में पड़ता है। ठीक है ना, ये सारा चीज समझ गए। तो ये पूंजीवादी साम्यवादी, अब कहिएगा कि ये लोग खत्म कब हुआ। देखिए इसके पास भी परमाणु हथियार हो गया। ठीक है, पूंजीवादी मतलब अमेरिका के पास, ठीक है, 1945 में तो परीक्षण कर लिया था और उसी पावर को ही दिखाना था। उसके बाद जो है रूस भी अपना परमाणु हथियार विकसित करने लगा और रूस को तो गुस्सा इस वजह से था कि तुम लोग परमाणु बना लिए, परमाणु बम हमको बोले नहीं। गुस्सा में इसी बात से लोग को हुआ और तभी से दूर दूरी में पूरा दुनिया बढ़ गया। ठीक है, तो ये सब खत्म हुआ 1989 में, मतलब 1989 में जो है ना आपका बर्लिन का दीवार गिरा, बहुत कुछ हुआ। उसके बाद फाइनली आपका 25 दिसंबर 1991 को आपका पूरा सर विघटित हो गया और शीत युद्ध को खत्म, मतलब आपको माना जाता है कि शीत युद्ध खत्म हो गया, क्योंकि इसका उद्देश्य था कि भैया साम्यवादी विचारधारा को नहीं बढ़ाने देना है। किसका, अमेरिका का। और अभी भी इससे का यही है कि कोई भी आदमी पावरफुल बने तो उसको तोड़ना है। किसका, अमेरिका का। और जो प्रभुत्व किसका करता है, अमीर लोगों का करता है। ये क्या कहता है कि सब कुछ अमीर के पास होगा, ये लोग क्या कहता है सब कुछ गरीब के पास होगा। जैसे चाइना में जाइए, कम्युनिस्ट विचारधारा है, सबके पास होगा। ठीक है, कोई अमीर नहीं होगा, सब अमीर होगा, है ना। सब कोई काम करो, जो काम करने में जिसमें सक्षम है करो, मगर खिलाना सबको पड़ेगा, किसी को भूखे नहीं छोड़ना पड़ेगा। ये है साम्यवादी विचारधारा। ये कहता है नहीं, काम करो खाओ, जितना काम करोगे उतना खाओगे। ठीक है, मोटा मोटी कंसेप्ट समझ लीजिए, यही है दोनों विचारधारा। और अभी भी इसी चीज का लड़ाई मेन चल रहा है। ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा आपको हम दिखा देते हैं कहाँ है युगांडा। युगांडा को आपको हम दिखा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा युगांडा का कंपाला कहाँ है भैया। यहाँ पे जरूरी इसी वजह से दिखा रहे हैं युगांडा। आपका देखिए यहाँ पे बताने का कहानी जरूरी क्या है, आपका जो है ना यहाँ पे एक विक्टोरिया झील है जहाँ से आपका नील नदी, और अफ्रीका का सबसे बड़ा झील है। ठीक है, नील नदी भी निकलता है। खारे पर मीठे पानी का सबसे बड़ा तीसरा नंबर का झील आता है। ठीक है, अफ्रीका का सबसे बड़ा झील, मीठे पानी का तीसरा नंबर का झील आता है, और ये इस झील से नील नदी निकलता है। और ये झील आपका इस स्थिति में है युगांडा, इधर केनिया और इधर आपका तंजानिया में पड़ता है। यही है आपका, ये आपका क्या कहिएगा, विक्टोरिया झील। बहुत बार पूछता है कि अफ्रीका महादेश का सबसे बड़ा झील कौन, युगांडा, यही आपका विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील कैसा, खारे पानी का झील के मीठे पानी का झील, तो क्या कहिएगा, मीठे पानी का झील। कौन कौन देश, कितना एग्जाम में पूछा कि कौन कौन देश के साथ सीमा साझा करता है विक्टोरिया झील, तो याद रखिएगा युगांडा, युगांडा का राजधानी कंपाला, इधर केनिया, केनिया का राजधानी नैरोबी, और ये आपका तंजानिया, तंजानिया का राजधानी कहाँ है, तंजानिया का राजधानी डोडोमा है ना, तंजानिया। ठीक है, तो यही है डोडोमा नहीं, अच्छा बताते हैं तंजानिया का राजधानी, अच्छा बताते हैं। तो ठीक है, तंजानिया, ये तीन हो गया ना, केनिया, तंजानिया और युगांडा में आपका विक्टोरिया झील है, मीठे पानी का झील है। देखिए यहाँ पे आपका ग्रेट लेक मिलेगा। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना अफ्रीका का जो रिफ्ट, मतलब रिफ्ट में आपका जो है ग्रेट झील का, बिल्कुल भी याद रखिएगा, इनमें से कौन सा ग्रेट झील में नहीं आता है, महान झील में नहीं आता है। एक महान झील आपका अमेरिका में है, तो यहाँ पे ना आपका मतलब प्लेट टूट गया है, और टूटने के बाद ना आप अफ्रीका का यहाँ पे एक अलग देश, अब अलग महादेश बनने वाला है, यहाँ पे आपका जल का विस्तार होने वाला है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग रिफ्ट झील कर रहे हैं। ठीक है, रिफ्ट झील। तो इस रिफ्ट झील का भाग में विक्टोरिया झील नहीं आता है। इसमें कौन कौन सा आता है तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। सबसे ऊपर से लीजिएगा तो तुर्काना झील है, जो आपका किस में आता है, दराड़ी झील में आता है, तुर्काना झील। ठीक है, फिर आपका एल्बर्ट झील, क्या कहिएगा, एल्बर्ट झील। ठीक है, एल्बर्ट झील, फिर एडवर्ड झील। ठीक है, फिर नेक कीबू झील। ठीक है, फिर आपका कौन सा झील, टंगानिका झील। अफ्रीका महादेश का या फिर पूरा विश्व का सबसे लंबी अगर झील कहेगा तो टंगानिका झील है, यही झील है आपका टंगानिका, याद रखिएगा, टंगानिका झील। फिर टंगानिका के झील में आइएगा तो न्यासा झील या मलावी झील कहते हैं। तो ये पांचों झील का भी आप क्रम याद रख सकते हैं, जो क्या है, दरार, मतलब अफ्रीका का जो है रिफ्ट वाला जो आपका झील है उसी में आता है। ठीक है, कौन सा झील, 5 झील याद रखिएगा, तुर्काना, लेक अल्बर्ट, लेक एडवर्ड, ठीक है, कीबू, उसके बाद ये आपका टंगानिका, फिर आपका लेक ये न्यासा कहिए। ठीक है, ये सबसे नीचे वाला। ठीक है, और ये अपने उसमें नहीं आता है, तो ये बिल्कुल भी आपको क्षेत्र पता होना चाहिए। और ये सब झील के बारे में बहुत बार पूछ लेता है कि ठीक है कि कौन सा अफ्रीका का ये महान झीलों में नहीं है। ठीक है, और वहां पे आपको विक्टोरिया दे देगा, विक्टोरिया का कंट्री दे देगा, तो इसको जानना जरूरी है। देखिए सब कुछ समझते चलिएगा एक तरफ से, तो आपका सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। चले, समझ गया ना मेरे हिसाब से, चलता है। अब आते हैं, किस राज्य सरकार ने भारत की पहली ऐप आधारित 100% इलेक्ट्रिक और विकेंद्रीकृत बाइक टैक्सी सेवा वायु का क्या किया है, शुरुआत किया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, क्योंकि देखिए पर्यावरण परिवर्तन को लेकर के हर दिन हम आपको बोलते हैं, और ये टॉपिक हम लोग को जानना भी चाहिए। ठीक है, तो असम ऐसा एक भारत का राज्य बन गया है कि जो असम क्या कर दिया है कि एक ऐप जो है, ये ऐप क्या है ना कि इसमें जो भी लोग इस ऐप में आपको कोई भी डीजल हो, यानी कोई भी हो जो आपको फैशन फुल हो, वो यूज नहीं करे, इलेक्ट्रिक बाइक वाले ही इस ऐप के जरिए वहां पे गाड़ी आएगा, आपका कोई भी डिलीवरी होगा, ठीक है ना, टैक्सी होगा,
तो इसी को शुरू करने वाला असम पहला स्टेट बन गया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी याद रखना है। बाइक टैक्सी सेवा वायु की शुरुआत किया। देखिए इस पहल से ना क्या होता है ना, आपका 29,000 कितना कहिएगा, 29,000 टन कार्बन का जो है ना क्या हो जाएगा, आपका कार्बन बचेगा, मतलब कार्बन कम होगा। समझ रहे हैं, 29,000 टन की बात कर रहा है। उसके बाद 73,000 करोड़ की बात कर रहा है कि इतना रुपया बचेगा किससे, वायल वायल जो खपत होता है उससे बचेगा। और जो आपका शून्य उत्सर्जन होता है ना, हम लोग बोलते हैं ना जीरो कार्बन एमिशन, ठीक है, तो शून्य उत्सर्जन के लिए इसको बहुत बड़ा पहल माना जाता है और ऐसा असम सरकार किया है। और ये जो किया है तो इसका बहुत प्रशंसा भी हो रहा है। एक असम का जो है एक स्टार्टअप कंपनी है, ठीक है, उसी के सहयोग से आपका जो है वहां पे असम सरकार कहाँ पे चला गया, ये देखिए, ये जो है आपका, आप कहीं पे भी जो है इस ऐप के जरिए ये इलेक्ट्रिक बाइक वाले आएंगे, टैक्सी वाले आएंगे, आपको डिलीवरी कराएंगे, ले जाएंगे। ठीक है, और ये कोई भी आदमी से विकेंद्रीकृत है, केंद्रीकृत नहीं है कि सरकार के द्वारा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, विकेंद्रीकृत है। ठीक है ना, इसी वजह से हम आपको हर एक चीज बता दे रहे हैं जो आपको समझने में आसानी हो। समझ गए, ठीक है ना। तो सेवा करने उसका नाम क्या है, वायु वायु। ठीक है, आपको कहीं पे वायु भी मिलेगा, ठीक है, और कहीं पे आपको वायु भी मिलेगा। तो एक्चुअली में वायु ही होता है। ठीक है, ये असम सरकार क्या है, तो असम की एक स्टार्टअप बीकोजी इकोटेक है। क्या कहिएगा, स्टार्टअप है वहां की, ठीक है, क्या बीकोजी इकोटेक के सहयोग से एएसटीसी यानी असम स्टेट वाला जो ट्रांसपोर्ट वाला होता है के द्वारा क्या कहिएगा, वायु को लॉन्च किया गया है। इस पहल से शून्य उत्सर्जन बाइक टैक्सी और डिलीवरी सेवाओं को शुरुआत किया गया है। तो ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा असम। अभी असम से और क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है भैया, तो हम लोग हेमंत विश्व शर्मा जी है। ठीक है, शर्मा जी है, तो शर्मा जी को याद रखेगा अभी शर्मा जी के बारे में। और अभी आपको हम बताते हैं, असम से बहुत सारा है। अभी यहाँ पे ना एगो आपका ये करबी महोत्सव के बारे में बताया था। ठीक है, राष्ट्रपति और 50वां मना रहा है। ठीक है, राष्ट्रपति जी हम लोग का वहां पे जाने वाले हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे उसके बाद अम्बुबाची मेला असम में ही होता है। ठीक है, वहां पे कामाख्या माँ का मंदिर है। ठीक है ना, तो यहाँ से क्वेश्चन लगभग चीज रहता है। यहाँ का जो एक नृत्य है जो शास्त्रीय नृत्य में आता है, सतारिया। ठीक है, तो यहाँ से हम बहुत क्वेश्चन आप लोग को बताते रहते हैं, जो भी बोलते हैं उसको, जैसे 8 शास्त्रीय नृत्य है ना सर, 8 शास्त्रीय नृत्य में से आपका सतारिया शास्त्रीय नृत्य सबसे बाद में जोड़ा गया और वो आपका कौन सा है, असम में है। ठीक है, तो बिल्कुल भी याद रखिएगा। तो आपका ये जो करबी मेला जो है ना आपको पूछेगा, अभी होने वाला है उसका आयोजन, हम उसको आपको बता भी चुके हैं। राष्ट्रपति जी वहां हम लोग का जाने वाले हैं, तो हम लोग के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, किस देश ने कमल के आकार का सैटेलाइट आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। ठीक है, ये 9 तारीख का न्यूज है, हम थोड़ा लेट हो गए। ठीक है, हमको लगा कि हम ये क्वेश्चन बता दिए, फिर हम जो कल देख रहे थे तो देखिए बता भी नहीं किए। किस देश ने कमल के आकार का क्या है, सैटेलाइट आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया। ये सैटेलाइट क्या है ना, इस सैटेलाइट में ना कमल के आकार के, इसमें 12 पंखुड़ियां हैं। ठीक है, और कमल के हिसाब का है, तो हम लोग सोचेंगे कि अपना भारत अगर पूछ देगा तो फंस जाइएगा। ठीक है, इसमें 12 पंखुड़ी है और इस पंखुड़ी में क्या है ना, आपका सारे में टेलीस्कोप लगा हुआ है। क्या कहिएगा, टेलीस्कोप लगा हुआ है। और ये सारे टेलीस्कोप से क्या करेगा, जो आपका ब्लैक होल है, सुपरनोवा है, ठीक है, यानी कहने का ब्रह्मांड के जो रहस्य है ना उसको पता करना है, ब्लैक होल के बारे में जान करना है। और इसी के जानकारी के लिए हम लोग एक्सप्लोसेट भी अभी लॉन्च किए हैं, आपको पता था ना, PSLV C58 से लॉन्च किए थे कि नहीं एक्सप्लोसेट, कि हम लोग क्या करना है, ब्लैक होल के बारे में पता करना है, सुपरनोवा के बारे में पता करना है, कहां से रे आ रहा है, एक्सरे, यही है। तो उसी तरह से ये लोग भी लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये लोग 9 तारीख को किया है। ठीक है ना, इसका नाम क्या रखा है, तो कमल के आकार का है, जिसमें 12 पंखुड़ी होगा और सारे पंखुड़ी में आपका क्या लगा हुआ है, आपका टेलीस्कोप लगा हुआ है, उससे पता करेगा कि रे आ कहां रहा है। ठीक है, ब्लैक होल के बारे में जानकारी प्राप्त करना। ये करने वाले कौन हो गए, चाइना हो गए। ठीक है, तो सैटेलाइट आइंस्टीन को लॉन्च किया है किसने, चाइना ने। तो आ जाइए थोड़ा सा सुन लीजिए। 9 जनवरी 2024 को चीन के जीजांग उपग्रह प्रक्षेपण, उसका जीजांग एक जगह है, ठीक है, जैसे हम लोग का है ना, हम लोग सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, तो उसी तरह से जीजांग है, उसी प्रक्षेपण केंद्र से क्या किया लॉन्ग मार्च, उसका जैसे हम लोग का PSLV C58 बोले ना, जिसको हम लोग एक्सप्लोसेट को भेजे थे, उसी तरह से वो लोग का जो रॉकेट है उसका नाम लॉन्ग मार्च 2 किलो है। आईपी आइंस्टीन प्रोब को लॉन्च किया है। ठीक है ना, एक सेकंड रुक जाइए, माइक जो है, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ है, परसों रॉकेट आईपी आइंस्टीन प्रोब को क्या किया है, लॉन्च किया है। ठीक है, सैटेलाइट में 12 पंखुड़ियां और क्या होंगे, 2 स्टारमैन है, सभी टेलीस्कोप लगे, क्या कहिएगा है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, ब्लैक होल और सुपरनोवा और विस्फोट का क्या करना है, ये सारा चीज का पता करना है, जो आपको हम बता चुके हैं। ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, तो बिल्कुल भी जान लीजिए। राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो देखिए कल जो है ना, हम लोग के कौन है, स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मांडविया जी, तो वर्चुअली रूप से
3 जगह आपका राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया। एक आपका बरेली में, ठीक है, आपका क्या कहिएगा, बरेली यूपी में पड़ता है, एक आपका हैदराबाद में जो आंध्र तेलंगाना में पड़ता है, और तीसरा आपका गुवाहाटी में, ठीक है, तो गुवाहाटी में। तो बिल्कुल भी याद रखिएगा। और नॉर्थ ईस्ट है तो नॉर्थ ईस्ट से संबंधित हम लोग कुछ चीजों को याद रखना है। तो असम में आपका जो है कल वर्चुअली किया गया। यह फार्मास्यूटिकल शिक्षण और अनुसंधान संस्थान केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल है तो समझ ही जाइए, क्योंकि 2047 तक हम लोग को क्या करना है, विकसित राष्ट्र बनना है। और विकसित बनने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, आत्मनिर्भर होना जरूरी है। जो भी फार्मास्यूटिकल चीज है अपना भी देश में करें और दूसरे को भी दे, ठीक है। तो इतना के लिए हम लोग को ये सारा चीज होना जरूरी है। तो 3 केंद्र का स्थापना किया, क्या कहिएगा, एक बरेली में किया गया, एक गुवाहाटी में किया गया, और एक आपका हैदराबाद में किया गया। किसके द्वारा किया गया है, तो हम लोग के स्वास्थ्य मंत्री हैं, कौन कहिएगा, तो मनसुख मांडविया जी की है। तो इसी में आप लोग का हेमंत बिस्वा शर्मा भी थे, बहुत सारे लोग थे वहां पे, ठीक है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का पहला एम्स आपका असम में खोला गया, पहली बात है। और नॉर्थ ईस्ट का पहला ये आपका राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा अनुसंधान संस्थान आपका असम में ही खोला गया, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, आपका असम ही है, ठीक है। तो चिकन नेक से इधर यानी सिक्किम को छोड़ के सातों को इधर को क्या कहता है, 7 सिस्टर कहते हैं, 7 बहन कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट कहता है, ठीक है। ये बिल्कुल भी हमेशा समझते चलिएगा, नहीं तो गड़बड़ा नहीं दीजिएगा कि गड़बड़ा आ गए। देखिए ये आपका चिकन नेक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, तो इधर से ऐसे करके सब जितना भी है ना, सब क्या है, 7 सिस्टर में है। तो कल यहाँ पे 7 सिस्टर में बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधित परियोजना, आपका नर्सेज, मेडिकल ये कोर्सेज, ये बहुत सारा चीज आपका मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे आपका कल खुद उद्घाटन किया मनसुख मांडविया के द्वारा। तो ये बिल्कुल भी याद रखिएगा। मगर फार्मास्यूटिकल वाला ये आपका असम के गुवाहाटी में, असम का राजधानी दिसपुर कहिएगा, गुवाहाटी नहीं है, ठीक है। असम का राजधानी कहाँ है, दिसपुर है। और खुला कहाँ गया है, गुवाहाटी में खुला गया। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो वही आपका हेमंत बिस्वा शर्मा है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है भैया, तो वो क्या नहीं, गुलाब सिंह कटारिया है, ठीक है। गुलाब सिंह कटारिया को जानते चलिएगा, ठीक है। चले अब देखिए इसके बारे में यहाँ पे बताएंगे। तो करवी महोत्सव को याद रखिएगा, ठीक है। और आपको क्या बोले हैं यहाँ पे आपका आसम में जो है कामाख्या माता का मंदिर, वहां पे नहीं है कामाख्या माता का, वहां पे जो है आपका अभी बोले ना, वहां पे एक उत्सव होता है, ठीक है। इतना जल्दी जल्दी जो बात दिमाग से स्किप हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन है आपका, और क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं रहा, जो भी इंपोर्टेंट चीज था हम आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो यही है आतंकी, ठीक है ना। इस आतंकी का जो है मृत्यु हो गया, हाफिज सईद को हम लोग मांगे हैं, अभी दिया नहीं है। ये चीन का नया उपग्रह है जो आपको हम दिखाए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी चीजों को समझते चलिए, और जो भी आपको बता रहे हैं उस पर हमारे साथ साथ आप भी मेहनत कीजिए। अगर आप कुछ अच्छा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको प्रेरणा मिलेगा कि नहीं, हम जो बता रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है, आप कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, ठीक है। तो जीवन का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता है, उसे खुद से बनाना पड़ता है। हमारे ये जो है स्वामी विवेकानंद जी का ये कथन है, ठीक है। तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे कल यानी 14 जनवरी 2024।